सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, मैं इसमें बात करूंगा बहुआयामी गरीबी पर। देखेंगे बहुआयामी गरीबी क्या होती है, क्यों उस समय चर्चा में बनी हुई है, कौन सी नई रिपोर्ट आई है और साथ ही साथ इस रिपोर्ट की कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वहीं जो दूसरी खबर है, मैं उसमें बात करूंगा पासेक्स अभ्यास। देखेंगे ये पासेक्स अभ्यास क्या होते हैं, इस समय क्यों चर्चा में बने हुए हैं, और साथ ही साथ मैं कम से कम 10 अभ्यास या एक्सरसाइज के नाम बताऊंगा जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए हम एक एक करके इन दोनों खबरों को विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बहुआयामी गरीबी पर। पहले गरीबी को समझिए, फिर हम बहुआयामी गरीबी है उसको समझ पाएंगे। गरीबी से तात्पर्य उस अभाव वाली स्थिति से होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे वस्त्र, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को प्राप्त करने में भी सक्षम नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो गरीबी एक सामाजिक बुराई है जिसमें फंसा हुआ व्यक्ति न सिर्फ वह कई प्रकार के अभावों से गुजर रहा होता है, बल्कि उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं होता। और जब उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है, वह अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा है, तो इससे क्या होगा, वह आने वाली अपनी पीढ़ी जनरेशन अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। इसके वजह से क्या होगा, आने वाली जो जनरेशन है उस व्यक्ति की, वह क्या होगी, अपने अधिकारों से परिचित नहीं होगी और इस तरह से जो उसके राजनीतिक और सामाजिक अधिकार थे उनका वह भरपूर प्रयोग नहीं कर पाएगा, उपभोग नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर गरीबी सिर्फ यह नहीं है कि वह उस व्यक्ति के पास कुछ संसाधन नहीं है, गरीबी बल्कि यह है कि न सिर्फ वह बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या है, कुछ ऐसे सामाजिक बुराइयां क्रिएट होती हैं जिसके वजह से वह कई तरह के जो सुविधाओं से वंचित रह पा जाता है और उसका जो पूरा मानवीय विकास होना चाहिए था, एक ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए था, वह नहीं हो पाता है। आज़ादी के 70 साल बाद भी आज भी हम गरीबों की जो वास्तविक संख्या है उसका पता नहीं लगा पाए। यह हमारे लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। हुआ क्या है कि समय समय पर हमने विभिन्न आयोगों को गठित किया, सरकारें आई और उन्होंने गरीबी की परिभाषा बदली, पद्धति बदली, लेकिन उन सभी में अगर देखें तो एकरूपता का अभाव है, एक जो है कि सामंजस्य नहीं दिखाई देता। इसी के कारण अगर 1962 में जो कार्यकारी समूह बना था, 1979 में अलग समिति जो बनी थी, 1993 में लकड़वाला समिति, 2005 में तेंदुलकर समिति, 2013 में रंगराजन समिति, इन सभी की अगर आप रिपोर्ट्स को देखें तो आपको गरीबी के डेटा में काफ़ी बड़ा उलटफेर दिखाई देगा। ये सब इस वजह से है क्योंकि गरीबी का जो मुद्दा है वह कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरह से हमारे सामाजिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसको जो भी सरकारें आती हैं अपने हिसाब से उसको ख़त्म करने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। गरीबी रेखा, आपने एक शब्द सुना होगा, तो गरीबी रेखा वह रेखा होती है जिसके ऊपर कोई अगर व्यक्ति है तो गरीब नहीं है, अगर उसके नीचे है तो क्या है, गरीब है। यह मैं गरीबी रेखा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आखिर हमें डिसाइड करना होगा कि गरीब कौन है, तो उसका कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए। जैसे वर्ष 2014 में गरीबी निर्धारण के लिए कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जो है कि ग्रामीण इलाके में रहता है और वह 32 रुपये प्रतिदिन अपने ऊपर अगर वो खर्च कर पा रहा है और
दूसरे शब्दों में अगर वो कस्बों और शहरों में रहता है और 47 रुपये प्रतिदिन वो खर्च कर पा रहा है तो गरीब नहीं है। अर्थात अगर कस्बे और शहरी वाले क्षेत्रों में है तो उसको 47 रुपये से जब वो कम खर्च करने में सक्षम होगा तब वो गरीब कहलाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वो 32 रुपये से कम खर्च करेगा तो ही क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। आप समझ लीजिए कि आखिर 32 और 47 रुपये में क्या मिलता है, लेकिन फिर भी यही क्या है, एक पैमाना है। और इसी के कारण हम सुनते आए हैं कि जो गरीबी है वह और बढ़ती जा रही है। आप कहेंगे डेटा में कम हो रही है, मैं कहूँगा बिल्कुल डेटा में भी कमी आ रही है, लेकिन इसके साथ समझिए वह जो उसका दायरा है, पहले बहुत से लोग गरीब नहीं थे लेकिन अब वो भी गरीब हो रहे हैं। कारण क्या है, रोजगार का कम होना। और जो कोविड-19 जैसी बीमारी आई है इसके तो जो डेटा आएंगे वो काफ़ी डरावने होंगे। खैर, हम आए दिन ये जब सुनते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो उसमें से एक प्रमुख कारण क्या होता है, ये गरीबी होता है। हुआ क्या है, इस गरीबी की अगर आप जड़ को समझने का प्रयास करें तो उसके पीछे कारण एक प्रमुख है और वह है कृषि क्षेत्र का विकास ना होना। कृषि क्षेत्र आज़ादी के बाद से अब तक वह अपना असली मुकाम प्राप्त नहीं कर पाया है और इसी के कारण जो किसान परिवार या जो अन्य लोग कृषि पर निर्भर हैं उनकी आय कम है और साथ ही साथ न आय सिर्फ कम है बल्कि उनको वर्ष भर कंटिन्यूअसली रोजगार भी प्राप्त नहीं हो पाता और इसी के कारण वह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। जब वह गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाते तो आपको पता है उनकी आने वाली जनरेशन भी क्या होती है, उसी में लिपट कर रह जाती है। अगर आपने गोदान कभी नॉवेल पढ़ा होगा तो मैं चाहूँगा आप उसको पढ़िएगा। आपको जो गरीबी है उसकी मार्मिक दशा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर लिखा मिलेगा। खैर, ग्रामीण क्षेत्र से जब लोग शहरी क्षेत्रों में आते हैं कि वहाँ पर जाके वह कुछ रोजगार प्राप्त करेंगे, उससे आय होगी और आय से क्या होगा, उनकी गरीबी खत्म होगी, वह भी पूरा नहीं हो पाता। कारण यह है कि जब वो शहरी क्षेत्रों में आते हैं तो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। असंगठित जो क्षेत्र है उसमें क्या है, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, कब कितनी आय हो फिक्स नहीं है। तो साथ ही साथ वो मलिन बस्तियों में रहते हैं, उनको अपनी उनका जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी खराब होता है। मलिन बस्तियों में निवास करना, वहाँ पर सर्वाइव करना काफ़ी कठिन होता है और इन सभी कारण से उनको बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसके वजह से वह क्या होते हैं, शहर में भी आकर उसी गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं और गरीबी बनी रहती है। वर्ष 2019 अर्थात लास्ट ईयर में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 37 करोड़ लोग गरीब थे। ध्यान दीजिए, संख्या कितनी है, 37 करोड़ लोग। हमारे यहाँ गरीबों की संख्या कई देशों की कुल जनसंख्या से भी क्या है, अधिक है। ये है गरीबी की स्थिति। इसको समाप्त करने के लिए वर्ष 2017 में नीति आयोग ने 2032 तक गरीबी दूर करने का टारगेट फिक्स किया और उसके लिए उसने एक विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तावित किया। जो ये विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तावित किया इसकी उस समय काफ़ी आलोचना भी हुई थी, कुछ लोगों ने अप्रिसिएट भी किया था। इस विजन डॉक्यूमेंट में है क्या, इसमें 3 टारगेट फिक्स किए गए। पहला जो टारगेट है, कहा गया है कि हम गरीबों की सही संख्या का पता लगाएंगे। अब बताइए, ये बात हो रही है 2017 में, आज़ादी हमको मिली है 1947 में। आप समझ सकते हैं कि आज भी सरकार भी मानती है कि गरीबों की सही संख्या को अभी हमें कंसीडर करने की जरूरत। खैर, उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन संबंधी हम योजनाएं चलाएंगे। तीसरा कहा उन्होंने, जो योजनाएं हम चलाएंगे उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। और आज की कंडीशन देख लीजिए, उस समय की कंडीशन देख लीजिए, गरीबी आपको आपके क्षेत्र में कितनी है आपको अच्छी तरह से पता होगा। गरीबी संबंधी मुद्दे का अध्ययन करने वाला एक और संगठन है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसको शॉर्ट में OPHI कहते हैं। यह क्या है कि आखिर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव क्या है, यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जो विकास विभाग है उसके तहत स्थापित एक अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। और यही क्या करता है, जो OPHI है, यही क्या करता है, एक रिपोर्ट निकालता है। इस जो रिपोर्ट निकालता है उसमें जिक्र होता है बहुआयामी गरीबी का। अर्थात यह क्या करता है, लोगों के मूल्यों अनुभवों के आधार पर यह बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए नीति निर्माण किस तरफ से अपना विचार प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार की नीतियां होनी चाहिए। अब जो यह OPHI है अर्थात ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यह क्या करता है, बहुआयामी गरीबी का पता करता है और देशों से कहता है कि आप इसको अपने हिसाब से टैकल कर सकते हैं। अब ये जो बहुआयामी गरीबी है इसका पता करने के लिए, निर्धारण करने के लिए यह
अभावों का, कमियों का पता लगाता है। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था गरीबी के विषय में, यह कहता है हम बहुआयामी गरीबी पता करना चाहते हैं। तो यह क्या करता है, सभी प्रकार के अभाव। अब प्रश्न आएगा सभी प्रकार के कौन से अभाव? तो देखिए मैंने ऊपर क्या बताया था, जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं, अगर आपको खाना सही से समय से नहीं मिल पा रहा, स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिल पा रहा, ये क्या कहता है कि न सिर्फ जो है कि स्वास्थ्य शिक्षा, बल्कि खराब अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य रहता है, शिक्षा अगर वो कम एजुकेटेड है, अगर उसको जो काम करने की दशाएं हैं वह खराब है, साथ ही साथ जो अगर उस किसी व्यक्ति का जीवन स्तर निम्न है, पर्यावरणीय जो संवेदनशील क्षेत्रों में उसको निवास करना पड़ता है, ये सब क्या है, बहुआयामी गरीबी के साइन है। अर्थात ये गरीबी से व्यापक पैमाना है। गरीबी में हम कहते हैं कि कुछ चीज़ों को प्राप्त ना कर पाने की अवस्था है, लेकिन बहुआयामी गरीबी कहता है ना, इतना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए वह 32 रुपये या फिर जो है कि 47 रुपये 50 रुपये अपने ऊपर खर्च भी कर रहा है, लेकिन अगर उसका जीवन स्तर निम्न है, अगर वह जो है कि हाईली एजुकेटेड नहीं हो पा रहा, उसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, उसको ऐसे क्षेत्रों में रहना पड़ता है जहाँ पर हमेशा बाढ़ आती है। जैसे आप देखिए ना, असम वाले क्षेत्रों में देख लीजिए और बिहार वाले क्षेत्रों में, आखिर वह लोग वहां पर क्यों रहना उनकी मजबूरी है, क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं। अगर वो दूसरे जगहों पर जाके रहने में सक्षम होते तो हर साल अपनी जान को जोखिम में नहीं डालते। तो कुल मिलाकर ये बहुआयामी जो गरीबी है ये काफी ब्रॉड है और इसी का पता लगाया जाता है OPHI के द्वारा। ये जो लोग होते हैं जो बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं, यह लोग जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट के सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। अर्थात यदि किसी भी प्रकार का जलवायु परिवर्तन होता है, पर्यावरण की स्थिति में परिवर्तन होता है, मान लीजिए अगर एयर पोल्यूशन होता है, अगर जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, इनसे यही लोग प्रभावित होते हैं। ये इस वजह से प्रभावित होते हैं क्योंकि इनके पास कहीं दूसरी जगह माइग्रेट करके जाने का जो है कि खर्चा नहीं होता, इनके पास इतना पैसा नहीं होता और इसके वजह से उनको वहीं पे रहना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोहरा बोझ उठाते हैं। दोहरा बोझ का मतलब ये है कि पहले से गरीब हैं और जो हम संपन्न लोगों के, आप संपन्न लोगों के द्वारा जो कंडीशन क्रिएट की जाती है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का, उसका भी ये रिस्क इन्हीं के ऊपर आता है। हाल ही में UNDP अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा OPHI, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया, वैश्विक इन दोनों के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक अर्थात ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 के आंकड़े जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 107 देशों में लगभग 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। ध्यान दीजिए, मैंने कहीं नहीं कह रहा हूं कि गरीबी से, बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। सब सहारा अफ्रीकी क्षेत्र और दक्षिण एशिया में लगभग 84.3% जो बहुआयामी गरीबी लोग रहते हैं। अर्थात अगर हमें देखना हो विश्व में कि बहुआयामी गरीबी से प्रभावित लोग सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, तो हमें सब सहारा अफ्रीका क्षेत्र और दक्षिण एशिया में जाना चाहिए। और जितने लोग रहते हैं बहुआयामी गरीबी से प्रभावित, जितने लोग हैं उनका 84% लोग यहीं पर हमको मिल जाएंगे। अर्थात यह जो दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र है, सब सहारा अफ्रीका वाला क्षेत्र है, गरीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे संवेदनशील है। बहुआयामी गरीबी से प्रभावित लगभग 67% लोग मध्य और जो है कि निम्न आय वाले देशों से संबंधित हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि सभी जो देश हैं वह निम्न आय वाले हैं, वह क्या है, मध्य निम्न आय वाले देश हैं। मध्य निम्न आय वाले देश हैं उनको ठीक ठाक देश के रूप में जाना जाता है। जैसे भारत जैसा देश, वो भी इसी के कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने लोग बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं उसमें से 67% का संबंध क्या होता है, मध्य और निम्न आय वाले देशों से संबंध होता है। हालांकि बहुआयामी गरीबी में अधिकांश देशों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन उतनी कमी दर्ज नहीं हो पाई है जितना होना चाहिए था। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2000 से लेकर 2019 के मध्य 75 देशों में से 65 देश ऐसे रहे हैं जहां बहुआयामी गरीबी के स्तर में कमी देखी गई है, लेकिन गरीबी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह जो 75 देश जो जिनको इसमें शामिल किया गया है, यह देश जो है मध्य के पूर्व और दक्षिण एशिया। ध्यान दीजिए, एशिया के 3 क्षेत्र, मध्य वाला, पूर्व वाला और दक्षिण वाला,
क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है, लैटिन अमेरिका का क्षेत्र इसमें शामिल है, उप सहारा जो अफ्रीका वाला क्षेत्र वो भी शामिल है, यूरोप का क्षेत्र शामिल है, प्रशांत का क्षेत्र शामिल है। लेकिन इसमें अगर सबसे ज़्यादा जो मैंने क्या बताया आपको कि जो एशिया वाला क्षेत्र है और जो ये सब सहारा वाला क्षेत्र है, इसी में सर्वाधिक गरीबी दिखती है। कौन सी? बहुआयामी गरीबी। भारतीय समेत 4 देशों ने 5.5 से 10.5 वर्षों में अपनी बहुआयामी गरीबी को आधा कर लिया है। अर्थात भारत के संदर्भ में कहा गया है कि इन्होंने ठीक ठाक प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चुनौतियां ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या गरीबी से ग्रसित है। बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले सर्वाधिक जो लोग हैं वो भारत से ही हैं, लेकिन भारत में अभी भी क्या है, बड़ी संख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है, जिसको तुरंत हमें क्या करना, ऊपर उठाने की जरूरत है। तुरंत इसलिए क्योंकि यदि गरीबी का ये दुष्चक्र अचानक नहीं टूटा तो लंबे समय से जो हम देख रहे हैं आज़ादी के बाद से अब तक ये संभव नहीं हो पाया। रिपोर्ट के अनुसार 2018 तक यहाँ पर करोड़ों लोग जो है कि बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं, और इसमें से अगर देखें तो लगभग 37.7 करोड़ लोग जो है कि क्या है, प्रभावित हैं। तो यह जो 2018 तक का डेटा है 37.7 करोड़ लोग, ये कोई छोटा मोटा डेटा नहीं है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश वह देश हैं जिसने बहुआयामी गरीबी को सबसे तेजी से कम किया है। GMPI अर्थात जो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 के संकेतक के रूप में देखिए क्या किया गया है, जीवन स्तर, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित 10 संकेतक बनाए गए हैं, और इन संकेतकों को क्या किया गया है, कुछ मूल्य दिया गया है, और इन मूल्यों के आधार पर यदि कोई जो है कि देश या कोई व्यक्ति 1/3 अभाव का सामना करता है तो उसको गरीब मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको ये इंडेक्स दिखाता हूँ, इसको देखिए, आपको हेल्थ, एजुकेशन और ये देखिए आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्थात जीवन स्तर के विषय में बताया गया। इसके सबके क्या है, कुछ वेटेज दिए गए हैं। तो इससे यह पता चलता है कि हम देखते हैं हेल्थ के क्षेत्र में न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, जो चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट है वह क्या है, एजुकेशन में देखते हैं हम ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितना है और स्कूल अटेंडेंस कितनी रही है। साथ ही साथ अगर हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखना हो तो हम देखते हैं कि आखिर कुकिंग और फ्यूल का विकल्प क्या है, सैनिटेशन क्या है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हाउसिंग क्या है और एसेट्स क्या है। इन सभी आधारों पर देख के हम क्या करते हैं, वेटेज देते हैं। मान लीजिए 100 अंक का पूरा वेटेज है, 100 अंक में से अगर कोई 33 अंक से भी कम प्राप्त करता है तो मान लिया जाएगा कि वह बहुआयामी जो गरीबी से क्या है वो प्रभावित है, और इसी के आधार पर क्या किया जाता है, डेटा दिया जाता है। अब देखिए एक फिर से एक चीज़ों को समझ लीजिए कि हेल्थ में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, एजुकेशन में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, और क्या किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। मैं यह जो पूरा इंडेक्स है मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर आप सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, पूरा इंडेक्स टेबल आपके सामने है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, और वह है पासेक्स अभ्यास। देश की संप्रभुता की रक्षा करना हर देश की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए किसी भी देश के लिए जरूरी होता है कि वो अपनी सैन्य ताकत में न सिर्फ समय समय पर वृद्धि करे, बल्कि विषम परिस्थिति से निपटने के लिए अपने सैनिकों को, अपने सेना को प्रशिक्षित भी करता रहे, और साथ ही साथ इसके लिए जरूरी होता है कि उसको वह चेक करने के लिए हमारे सैनिक सही से प्रशिक्षित हो रहे हैं या नहीं, वह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं। यह जो सैन्य अभ्यास होते हैं ये क्या करते हैं, युद्ध, आतंकवाद या किसी प्रकार के विद्रोह से निपटने में हमें सक्षम बनाते हैं। इसीलिए प्रत्येक देश क्या करता है, इस प्रकार के संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास से तात्पर्य दो देशों की सेनाओं या उनके किसी भाग, सेना का मतलब है पूरी सेना, उसके किसी भाग, कभी जो है कि एयरफोर्स ने हिस्सा लिया, कभी नेवी ने लिया, कभी थल सेना ने लिया, तो दो देशों की सेनाओं या उनके किसी भाग के बीच होने वाले अभ्यास को हम क्या कहते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास कहते हैं। यह सेनाओं को प्रशिक्षित करने के अलावा एक कूटनीतिक पहल भी होती है, और साथ ही साथ इसके माध्यम से सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता है। अर्थात अगर हम सेनाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं तो यह माना जाता है कि अगर हम ज़्यादा देशों के साथ सैन्य प्रशिक्षण कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो कूटनीतिक पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है, और साथ ही साथ हम इसके माध्यम से सैन्य शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए जो
आपका साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे भारत हर दिन आए दिन क्या करे, संयुक्त सैन्य अभ्यास करे, तो इससे क्या होगा, चीन को लगेगा ना कहीं भारत अपनी शक्ति को अन्य देशों के साथ जोड़कर हमें डरा रहा है। तो इस तरह से ये सैन्य प्रदर्शन भी जाना जाता है और किसी शत्रु देश को संदेश भेजने का यह माध्यम भी होता है। अब जैसे देखिए इस समय क्या हो रहा है कि जो है कि चीन ने क्या किया है, हमारी सीमा पर विवाद बढ़ाया है। भारत ने इसका विकल्प क्या निकाला, उसने हिंद महासागर पे बैक टू बैक क्या किए, देशों के साथ सैन्य अभ्यास चालू कर दिए। अब जितने देशों के साथ हमारे सैन्य अभ्यास हो रहे हैं और उन सभी देशों ने क्या किया, भारत के साथ अपनी मित्रता को खुलकर उजागर किया है, तो कहीं ना कहीं चीन को इससे मैसेज पहुंच रहा है कि नहीं, यही चीज इसमें होती है। तो अब जो सैन्य अभ्यास होते हैं ये द्विपक्षीय हो सकते हैं, अर्थात दो देशों के बीच हो सकते हैं, बहुपक्षीय हो सकते हैं, अर्थात कई देश शामिल हो सकते हैं, एक पक्षीय हो सकते हैं, अर्थात एक देश की सेना ही अपने जो है कि कई भागों में, जैसे मिलिट्री है, नेवी है, इनको बांटकर वो आपस में भी कर सकते हैं। विगत कुछ माह से चीन ने जिस प्रकार का तनाव क्रिएट किया है, उसकी वजह से भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी जो सुरक्षात्मक गतिविधियां हैं उनको बढ़ा दिया है। इसी के कारण हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच जो है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के बीच कई सैन्य समझौते हुए हैं और इन सैन्य समझौतों का जो उद्देश्य है वह है भारत को किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने में सक्षम बनाना। इसी के साथ जो है कि भारतीय सेना ने अपने जो है कि सैन्य अभ्यास भी बढ़ा दिए हैं और सैन्य अभ्यास इसलिए बढ़ा दिए हैं जिससे अगर हिंद प्रशांत वाले क्षेत्रों से भी हमारे ऊपर कोई आक्रमण होता है तो हम अन्य देशों के साथ कोऑपरेट करके चीन को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद कर सकें। कुछ समय पहले भारतीय नौसेना ने फ्रांसीसी सेना और जापानी सेना के साथ एक पासेक्स का आयोजन किया था। अब देखिए पासेक्स क्या होता है, पासेक्स को पासिंग एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा अभ्यास होता है जिसमें दो नौसेनाओं के बीच कम्युनिकेशन और कोऑपरेट अर्थात जो है कि समन्वय बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे युद्ध जैसी विषम परिस्थिति से भी निपटा जा सके और जो हमारी नौसेनाएं हैं वह दूसरे देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर जो है कि हमारे दुश्मन को क्या कर सके, माकूल जवाब दे सकें। यही होता है पासेक्स। और पासेक्स को इस रूप में समझिए कि पासिंग होना, पासिंग होने का मतलब है कि एक तरह से मान लीजिए बीच में कहीं हमको पता चला कि चीन के कोई भी जो है कि नौसेना आ गई। अब हम क्या करेंगे, अपने दूसरे मित्र देशों से कहेंगे कि आप उधर से आइए, हम इधर से बढ़ते हैं। तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे दुश्मन पर वार करेंगे, किसका कौन सा पहल होगा, किस तरह से हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे, ये सभी चीज़ें क्या की जाती हैं, जो पासिंग एक्सरसाइज होती है, जो पासेक्स अभ्यास होते हैं, इसके माध्यम से किए जाते हैं। अमेरिका के साथ जो अभी पासेक्स हमने आयोजित किया है, इसमें आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कोमाटा, आईएनएस राणा शामिल थे और अमेरिका की तरफ से शामिल हुआ यूएसएस का कैरियर निमिट्ज। तो जो यूएसएस का कैरियर निमिट्ज है यह अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज कौन सा है, निमिट्ज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निमिट्ज हाल ही में भारत के किस जो है कि एक्सरसाइज में शामिल हुआ था, तो आपका आंसर होगा पासेक्स। अब इससे क्या हुआ है कि दोनों देशों के बीच न सिर्फ समन्वय बढ़ा है, बल्कि हमें कुछ ऐसी व्यवहारिक चुनौतियों का पता चला है जिनको हमने क्या कर लिया है, दूर कर लिया है। आने वाले समय में यदि चीन हम पर कोई भी अटैक करता है, कोई हमारे लिए दिक्कत खड़ा करता है, तो हम अमेरिका, जापान, फ्रांस सभी देशों के साथ जिनके साथ हमारे एक्सरसाइज टाई अप हैं, उनके साथ हम मिलकर क्या कर सकते हैं, उससे मुकाबला कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ मैं कुछ आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास की एक सूची दे रहा हूं। इस सूची को आप देखिए, यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या है, क्रमांक लिखा हुआ है, सैन्य अभ्यास का नाम लिखा है, आयोजित स्थल लिखा है और भागी देश अर्थात कौन कौन से सेना थे या देश थे यह इसका लिखा हुआ। जैसे अजय योद्धा 2020 यूके, आयोजित कहाँ हुआ था, यूके में, और शामिल कौन थे से देश थे, भारत और यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके। ऐसे ही हुआ था बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन उत्कृष्टता 2020, यह आयोजित हुआ था पूरी उड़ीसा में और शामिल थे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। इसी तरह से प्रीति 9 ये हुआ था उमरोई मेघालय में, भारत और बांग्लादेश। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये आपकी स्क्रीन पर, मैं ऐसे ही पढ़ नहीं रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पर है, पीडीएफ में भी आपको मिल रहा है, तो आप इसको आप जो है कि पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। और ये जितने भी नाम लिखे हैं 10, आगे चल के 10 से 20 में और नाम बताऊंगा, इनको भी आप एक जगह रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा में ये पूछे जाते हैं किसके बीच हुआ था, तो ये काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हाँ इनके सही होने की संभावना भी अधिक होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।